स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। लेकिन ये चैप्टर के स्टार्टिंग है क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर करवाने वाला हूँ, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम। लेकिन ये चैप्टर के स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ लेते हैं, क्या ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्लूइड क्या होता है? ये वो सबस्टेंस होता है जो क्या होता है, फ्लो करने का कैपेबिलिटी रखता है। क्या करने का? फ्लो करने का, मतलब बहने का कैपेबिलिटी रखता है। और इसका कोई अपना शेप नहीं होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर बस एक बार रिकैप करवा देता हूँ। पहला बात कि लिक्विड और गैस, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे कि जो लिक्विड होता है ना, जो लिक्विड होता है और जो गैस होता है, जो लिक्विड और गैस है, इस दोनों को हम क्या मानते हैं? एज ए फ्लूइड मानते हैं। डन है। उसके बाद जो वॉल्यूम होता है ना, कोई भी लिक्विड का, जैसे कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर या फिर स्ट्रेस। मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था, स्ट्रेस जो टर्म है वो हम लोग ज़्यादातर सॉलिड के लिए यूज़ करेंगे और जो प्रेशर टर्म है वो हम लिक्विड के लिए यूज़ करने वाले। क्या यहाँ तक हमें सब क्लियर है? और एक चीज़, जो फ्लूइड्स होते हैं, मतलब जो हमारे गैस है, जो गैस और लिक्विड है, वो क्या होता है, बहुत ही लेस रेजिस्टेंस शो करता है शेयर स्ट्रेस को। हमें याद है शेयर स्ट्रेस, याद है ना। इस तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा बक्सा माफिक रखा होगा, इसको अगर हम यहाँ से अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ऐसा टिल्ट हो जाएगा ना। इसका मतलब है शेयर स्ट्रेस यही होता था कि भाई कितना हम लोग टिल्ट कर रहे थे उसको, तब मैंने पिछले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ाया था। लेकिन जो फ्लूइड और जो गैस होता है इसमें बहुत ही मतलब शेयर स्ट्रेस के खिलाफ मतलब रेजिस्टेंस होता ही नहीं। मतलब सिंपल सी बात है ना, पानी को आप थोड़ा सा भी धक्का दोगे तो क्या हो जाएगा, वो टिल्ट हो जाएगा एक तरफ। तो यही बस कहने का मतलब है कि इनके पास शेयर स्ट्रेस बहुत ही कम होता है। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे इस चैप्टर में। खास करके हम यूज़ करेंगे प्रेशर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन प्रेशर हम कहाँ यूज़ करेंगे ज़्यादातर? लिक्विड के केस में। मतलब लिक्विड के केस में अगर बता रहे हैं तो हम बता देंगे प्रेशर। वही स्ट्रेस कब बताएंगे? जब हम बात कर रहे होंगे सॉलिड की। तो ये चीज़ हमें ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना, यही फॉर्मूला स्ट्रेस का भी होता है। लेकिन स्ट्रेस हम कब बोलते हैं? जब वो कोई सॉलिड पे लग रहा होता है। आया समझ में? मतलब सॉलिड पे अगर आप प्रेशर लगा रहे होगे तो आप तब आप वहाँ पे प्रेशर नहीं बोलोगे, आप क्या बोल दोगे? सॉलिड पे स्ट्रेस लग रहा है। यहाँ तक हमें क्लियर है। प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। डन। उसके बाद इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो। अगर डायमेंशन निकालने की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है। प्रेशर कितना है? फोर्स पर यूनिट एरिया है। फोर्स मतलब क्या हो गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। एरिया का हो गया ए, बराबर मास का मास रहने देंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। और यहाँ पे रख देंगे एरिया। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं। मास का डायमेंशन हो जाएगा m, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। दैट इज योर, ये देखो वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या लिख देंगे हम लोग सीधा ना, मीटर, मतलब लेंथ पर टाइम का स्क्वायर। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरिया, मतलब लेंथ का एक और बार स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? L बराबर, समझ में? ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, ये तो कट गए, तो कट गए तो क्या बचा? m बचा। और यहाँ पे L ऊपर चला जाएगा, दैट इज L इनवर्स। डन है। और यहाँ पे t का पावर -2। तो ये हो गया क्या हमारे पास? डायमेंशन किसका? प्रेशर का। ये आप निकाल सकते हो। लेकिन उसी तरह, लेकिन जो प्रेशर का जो हम लोग यूनिट बोलेंगे वो होता है फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। लेकिन हम लोग इसे पास्कल भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पास्कल एक वन ऑफ द रेनॉल्ड साइंटिस्ट है, खास करके इस प्रेशर के टर्म पे। मतलब अपना जो लिक्विड का जो प्रेशर वगैरह है उसके लिए उन्होंने मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, हमें बहुत सारा चीज़ें बताया। तो हम उनको थोड़ा बहुत इज्जत देने के लिए क्या यूज़ कर लेंगे? पास्कल। डन। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगी हमारा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ये पास्कल भी हम कह सकते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात होता है प्रेशर के बारे में, वो मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, जब हम सुई लगाते हैं ना, जब हम सुई लगा रहे होते हैं तो देखना, जो नर्स होता है बहुत ही कम प्रेशर, मतलब बहुत ही कम जोर से धक्का देके क्या करते हैं, हमारे अंदर इस नीडल को डाल देते हैं। डालने के बाद उसके बाद जो भी इसके अंदर दवाई रहता है वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इतना कम फोर्स लगा के भी वो कैसे नीडल को अंदर में डाल देता है। तो उसके लिए याद रखना, हमने क्या पढ़ा है? प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एरिया को कम कर दोगे, अगर आप एरिया को कम कर दोगे, कम मतलब देखो अगर आपने सुई देखा होगा, सुई के एरिया कितना होता है? उसका माथे में जो एक बिंदु सा आता है ना, कितने एरिया रहेगा? लगभग कह सकते हैं ना कि वो कहीं 0.001 मीटर स्क्वायर के बराबर रहेगा, या फिर कह दो कि आप 0 के बराबर ही है। और कोई भी चीज़ को अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, समझ लो कि आप भाई फोर्स लगा रहे हो, मान लो भाई फोर्स में लगा रहा हो 0.1 न्यूटन का। डन। इसी केस में सुई के नीडल के केस में 0.1 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन एरिया कितना है मेरा? 0.001। इतना कम एरिया है। तो इस केस में डिवाइड करोगे, या फिर इसे कह सकते हो लगभग 0 के बराबर ही है। तो क्या आपके पास कुछ इनफाइनाइट प्रेशर नहीं आ रहा है? कुछ इनफाइनाइट प्रेशर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यही हुआ
जब हम लोग सुई लगा रहे होते हैं ना तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लगभग इनफाइनाइट प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसी वजह से क्या होता है, नीडल एकदम धड़ाके से अंदर घुस जाता है। आया बात समझ में? वही जगह अगर मैं इसको उल्टा करके लगाऊंगा, इस ढक्कन को समझ लो ये मेरा सुई है, तो अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो भाई आराम से घुस जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके लगाऊंगा तो क्या घुस पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस केस में एरिया क्या है, ज़्यादा है। डन। तो यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे, फैक्ट मतलब जो भी चीज़ आप कह सकते हो याद रखोगे, टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर। बराबर, पिक की प्रेशर कितना लगेगा वो कौन कौन मतलब डिटरमाइन करता है? पहला बात फोर्स, अब ज़्यादा फोर्स लगाओगे ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर बनेगा। दूसरा क्या हो गया, कवरेज एरिया, मतलब अब जितना कम एरिया अप्लाई करोगे, मतलब जितना कम एरिया से मतलब फोर्स को लगाओगे, डन, या फिर अब कितने कम एरिया में प्रेशर को लगाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रेशर आएगा। डन। उसी तरह जितने बड़े एरिया से प्रेशर लगाओगे उतना ही प्रेशर क्या लग जाएगा आपका, कम लगेगा। बड़ा एरिया कम प्रेशर, छोटा एरिया ज़्यादा प्रेशर। डन। ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रेशर, कम फोर्स कम प्रेशर। डन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। उसके बाद कवरेज एरिया में क्या लिखा है, ग्रेटर द एरिया लेस द प्रेशर, ज़्यादा एरिया कम प्रेशर। डन। तो यहाँ तक हमें हो चुका है। इसके बाद देख लेते ए वाला टॉपिक की प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। डन। तो इसके लिए हमने क्या माना है, हमने एक कंटेनर मान लिया, कंटेनर के अंदर हमने माना है कि एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड है, मतलब ये जो बनाया ना मैंने, फ्लूइड जैसा दिख रहा होगा ना, असल में वो फ्लूइड नहीं है, वो तुम्हारा एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई एक ऑब्जेक्ट है। डन। ये जो मैंने बनाया ना बीच में, क्या सिलेंड्रिकल टाइप का कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इसके अंदर रखा गया है। डन है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है कि ये जो फ्लूइड है वो स्टिल है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रहा होता है तो कोई चीज़ देखो, जब कोई फ्लूइड फ्लो होता है तभी वो फोर्स लगाता है। आया समझ में ना? जैसे यहाँ पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, मतलब समझ लो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसके सामने हम लोग कोई भी चीज़ रखेंगे, सॉलिड वगैरह कुछ भी रख देंगे तो क्या लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन यहाँ पे तो फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो क्या वो यहाँ पे फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो कहने का मतलब बस यही है कि यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में क्या नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा होगा तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कोई प्रेशर भी क्रिएट नहीं हो रहा होगा। लेकिन एक बात, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लग रहा है, ऑब्वियसली जब फोर्स लगेगा तो प्रेशर भी क्रिएट होगा। क्या बात है, क्लियर है? और हमने इस चीज़ को ऐसा कुछ माना है ना, हमने ये जो डायग्राम है जो मैंने अभी बताया था आपको, हमने इस डायग्राम को कुछ ऐसा माना है कि यहाँ पे जो एरिया रहा होगा ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही एरिया रहा होगा, सिलेंड्रिकल एरिया है। क्या बात है, क्लियर है? यहाँ पे जो ऊपर में फ्लूइड रखा होगा वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, कितना मतलब फोर्स लगा रहा होगा, या फिर मैं बोलूँ तो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, तो आप कितना बोलोगे? प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं P1 प्रेशर बोलूँ इस लेवल पे तो कितना प्रेशर लग रहा होगा? देखो यार, प्रेशर का नहीं हो, डायरेक्शन नहीं होता है, तो एक काम करते हैं, इसको फोर्स के टर्म पे इसलिए लिखा जाता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे फॉर्मूला पता है आपको, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर मैं बोलूँ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है आपका, अगर मैं इसको F1 फोर्स बोल दूँ तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जितना यहाँ पे P1 प्रेशर लग रहा होगा और इसके एरिया। क्या हमें बातें क्लियर है? सिमिलरली इसके नीचे भी फ्लूइड है ना, ये कितना यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा, F2, वो भी कितने के बराबर होगा, आपका प्रेशर, यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है इंटू एरिया। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? और अगर मैं बोलूँ आपको कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, 0 है फोर्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई अभी नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एनी हाउ आप क्या बोलोगे कि भाई बड़ा वाला जो लग रहा है माइनस छोटा वाला, यहाँ पे बड़ा वाला नीचे वाला बड़ा है, तो क्या देखेंगे हम, F2 जो कि नेगेटिव में है। आया बात है समझ में? F2 जो कि F2 जो पॉजिटिव में, क्योंकि एक्सिस पता है ना, मैं ऐसे एक्सिस देखते हैं ना, तो ये वाला क्या है, F2 का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो क्या लिख देंगे, पॉजिटिव F2 माइनस F1। क्या हमें यहाँ तक पता है? डन है ना? F1 का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है, F2 का पॉजिटिव की तरफ है, तो हमने लिख दिया F2 माइनस F1। डन। अभी देखो हमें कहीं ना कहीं, अभी देखो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस केस में जो फोर्स होगा, मास तो होगा इस वाटर के पास, लेकिन एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रेविटी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस वाला F नेट को मैंने क्या लिखता है, ये मास इंटू ग्रेविटी के बराबर है। अब जो F2 है ना, ये जो F1 F2 है, इसको मैं प्रेशर के टर्म पे लिखूंगा। तो क्या मैं प्रेशर के टर्म में F2 को लिख सकता हूँ P2 इंटू है, P2 इंटू है। आया बात समझ में? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ F1 को P1 माइनस ए। आया समझ में? यहाँ तक बातें क्लियर? अब देखना,
हमें कहीं ना कहीं पता है डेंसिटी क्या होता है। देखो यार, फ्लूइड के इस केस में कितना मास है वो तो निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा हमें, लेकिन क्या हमें पता है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ से मास निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं बस इसी मास को यहाँ डालने वाला हूँ, क्या लिख दूंगा इसको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और साथ में इसका ग्रेविटी तो था ही यहाँ, और यहाँ से मैं ए को कॉमन निकाल दे रहा हूँ। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, P2 माइनस P1। आयरन, यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी जो बचपन में हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या हम वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम अगर आपको याद होगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है क्या है, सर्कल के एरिया नहीं है, क्या है सर्कल के एरिया का बात नहीं कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। आया समझ में। तो वॉल्यूम को कैसा लिखा जा सकता है, एरिया इंटू हाइट। मैं यहाँ भी इस वॉल्यूम को ऐसा ही लिख दूंगा, ये जो वॉल्यूम लिखा है ना मैंने बीच में, इसको लिख रहा हूँ एरिया इंटू हाइट, और यहाँ पे ग्रेविटी तो है ही जी, और यहाँ पे क्या बचा ए और P2 माइनस P1। तो यही से हमारे पास, हमने यहाँ से ए और ए को कैंसिल आउट कर लिया, और यही से हमारे पास फॉर्मूला बनता है रो, ए रहा जी और रहा एच। तो यही होता है प्रेशर का फॉर्मूला। ये जो P2 माइनस P1 है, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर। आया समझ में, या फिर मैं इसी को बोल दूँ क्या, यही चीज़ हमारा प्रेशर है। तो यही से हमारा फॉर्मूला आता है किसका, प्रेशर का। कितना फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास प्रेशर का, रो जी एच। आया बात समझ में। तो रो जी एच फॉर्मूला यही से आता है। डन, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो एक स्पेशल केस देख लो। अभी मान लो कि ये जो आपका जो सिलेंडर था ना, उसका अपर सरफेस क्या है, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में। तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर इस पर कुछ प्रेशर लगाएगा, मैं उसको पी ए बोल देता हूँ। अब मुझे ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना प्रेशर लग रहा होगा, समझ रहे हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट जो P2 पॉइंट है वहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, वो हमें निकालना है। तो एज यूजुअल हमने लास्ट टाइम भी देखा है, हमने लास्ट टाइम भी क्या किया था, याद करो। हमने क्या लिख दिया था, ज़्यादा प्रेशर P2 में होगा, ज़्यादा प्रेशर P2 में होगा नीचे कंपेयर टू अपर में। इसको मैंने किसके बराबर लिखा था, ये देखो किसके बराबर लिख दिया था। क्या मैंने रो जी एच नहीं लिखा था, तो यहाँ भी रो जी एच लिख देंगे। यहाँ पे रो क्या होगी आपका, डेंसिटी। किसका डेंसिटी, वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दिया मैंने रो। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबके लिए सेम जी। और एच क्या है, ये जो हाइट है। आया बात समझ में। अब देखो तो क्या मैं लिख सकता हूँ, जो P2 पॉइंट में प्रेशर होगा वो क्या होगा, रो जी एच, जो इस फ्लूइड कॉलम का प्रेशर प्लस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डन है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज मेरा एटमॉस्फेयर में फ़िलहाल लग रहा है 10 पास्कल एटमॉस्फेयर प्रेशर है। डन है, मान लेते हैं 10 पास्कल एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और मैंने बोल दिया कि भाई ये जो फ्लूइड कॉलम है ये आपका कितना प्रेशर लगा रहा है, ये बोल रहा हूँ मैंने कि ये लगा रहा है अपना 15 पास्कल प्रेशर लगा रहा है, ये 15 पास्कल प्रेशर लगा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ भाई P2 में कितना प्रेशर होगा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि P2 में कितना प्रेशर होगा, तो आप क्या बोलोगे, भैया यहाँ पे 10 पास्कल कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, प्लस 15 पास्कल कौन लगा रहा है, ये फ्लूइड का कॉलम लगा रहा है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के बोल देंगे हाँ भाई जो फिलहाल P2 है, P2 में कितना 25 पास्कल का प्रेशर लग रहा होगा। क्या यहाँ तक हमें क्लियर है। और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन भी एक लिखा है कि द प्रेशर एट P एट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ, मतलब प्रेशर एट P पॉइंट, इस P पॉइंट में बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड ओपन टू एटमोसफियर, जो कि ओपन है, मतलब एक पार्ट ओपन है, इज ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर बाय ए अमाउंट ऑफ रो जी एच। मैंने बोला है ना यहाँ पे जो P2 में इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा, ग्रेटर होगा, कितने से, एटमोस्फेरिक प्रेशर से। कितना ज़्यादा होगा, रो जी एच अमाउंट पे ज़्यादा होगा। डन। तो अभी हमने देखा है प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली रो जी एच। डन। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे रो मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी। और कोई भी एक लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद जी तो भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो भाई चेंज होने से रहा नहीं। तो चेंज क्या हो सकता है, खाली हाइट चेंज हो सकता है ना। डन। कोई हाइट चेंज हो सकता है। डन। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। जितने ज़्यादा हम हाइट में या फिर जितने ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। आया बात समझ में। अगर आप धरती के ऊपर यहाँ पे हो ना, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तब भी हाइट बढ़ेगा, तब भी प्रेशर क्या हो जाएगा, तब भी प्रेशर बढ़ेगा। अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तब भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डेप्थ या फिर आपका हाइट या फिर डेप्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है नीचे की तरफ ना। आया बात समझ में। क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ हाइट नहीं हो, इंक्रीज ही हो रहा है। तो इन दोनों केस में अगर आप ऊपर जाओगे तब भी प्रेशर बढ़ेगा, नीचे आओगे तब भी आपका प्रेशर बढ़ने वाला है। डन है ये बात है। चलो ओके, अब देखते हैं। अभी हम बात कर लेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें क्या किया गया, लिक्विड को ना, देखो
यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेसल रखा गया, दिख रहा है ना, अलग अलग टाइप के वेसल रखा। तो इसके अंदर क्या हुआ, पानी को भरा। पानी को भरने के बाद हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिखा कि ये जो सारे पानी है ना, ये सारे पानी क्या है, देखो यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर क्या है, सेम है। तो जो सारा पानी जो था ना, ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सेम हाइट पे आ गया था, मतलब एक सेम ही हाइट पे था। ये सारे के हाइट क्या थे, सबका हाइट सेम ही था, एक सर्टेन हाइट तक ही आए थे वो। क्यों, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है प्रेशर क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। आया बात समझ में, सब में इक्वल हाइट तक भरा था पानी, इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई कोई एक पर्टिकुलर हाइट में, इससे ऑब्जर्वेशन क्या आना इस एक्सपेरिमेंट से कि कोई एक पर्टिकुलर हाइट में प्रेशर क्या होता है, सब जगह सेम ही होता है। आया बात समझ में। अगर मैं बोलूँ इस हाइट में क्या, अगर मैं बोलूँ इस लाइन में, इस पर्टिकुलर हाइट में क्या सब जगह प्रेशर सेम है, तो आपको बोलना है हाँ भाई ये सारे जगह में भैया प्रेशर सेम है। क्या बात है, क्लियर है। यही था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो बहुत जनों का आंखें खुली है। जो लोग बोलते थे कि ना भाई प्रेशर कहीं ना कहीं एरिया पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने बोला नहीं, इसके बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया थोड़ा बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, या थोड़ा सा ज़्यादा है, या थोड़ा सा फिर ज़्यादा है, या फिर से कम है। लेकिन इन सब केसेस में क्या आया था, प्रेशर मतलब क्या आया था, सब में इक्वली हाइट में आ चुका था। तो तब से सब बोलने लगे कि नहीं भाई प्रेशर का यही फॉर्मूला, रोज ही यही चीज़ सही है कि इस ए कोई एरिया वेरिया पे डिपेंड नहीं करता है, एक किस पे डिपेंड करता है खाली, रो जी एच पे। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और बाकी जो टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे।